नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज फिर एक बार मन की बात के इस कार्यक्रम में आप सबके साथ रूबरू होने का सौभाग्य मिला है। अभी कुछ दिन पहले बेंगलुरु में एक ऐतिहासिक क्रिकेट मैच हुआ। आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि मैं भारत और अफगानिस्तान की टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। यह अफगानिस्तान का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था और यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि अफगानिस्तान का यह ऐतिहासिक मैच भारत के साथ था। इस मैच में दोनों ही टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और दूसरे अफगानिस्तान के ही बॉलर राशिद खान ने तो इस वर्ष आईपीएल में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। और मुझे याद है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति श्रीमान अशरफ गनी ने मुझे टैग कर अपने ट्विटर पर लिखा था, अफगानिस्तान के लोगों को अपने हीरो राशिद खान पर अत्यंत गर्व है। मैं हमारे भारतीय मित्रों का भी आभारी हूं जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। अफगानिस्तान में जो श्रेष्ठ हैं, राशिद उसका प्रतिनिधित्व करता है। वह क्रिकेट की दुनिया का एसेट है। और इसके साथ साथ उन्होंने थोड़ा मजाकिया अंदाज में ये भी लिखा, नहीं, हम उसे किसी को देने वाले नहीं हैं। यह मैच हम सब के लिए यादगार रहेगा। खैर ये पहली मैच थी इसलिए याद रहना तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे ये मैच किसी एक विशेष कारण से याद रहेगी। भारतीय टीम ने कुछ ऐसा किया जो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेते समय एक विजेता टीम क्या कर सकती है, उन्होंने क्या किया। भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेते समय अफगानिस्तान की टीम, जो कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रही थी, अफगानिस्तान की टीम को आमंत्रित किया और दोनों टीमों ने साथ में फोटो ली। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होता है, स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, इस एक घटना से हम अनुभव कर सकते हैं। खेल समाज को एकजुट करने और हमारे युवाओं का जो कौशल है, उनमें जो प्रतिभा है, उसे खोज निकालने का एक बेहतरीन तरीका है। भारत और अफगानिस्तान दोनों टीमों को मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे उम्मीद है हम आगे भी इसी तरह एक दूसरे के साथ पूरे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलेंगे भी, खिलेंगे भी। मेरे प्यारे देशवासियों, इस 21 जून को चौथे योग दिवस पर एक अलग ही नजारा था। पूरी दुनिया एकजुट नजर आई। विश्व भर में लोगों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ योगाभ्यास किया। ब्रसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट हो, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय हो, जापानी नौसेना के लड़ाकू जहाजों हो, सभी जगह लोग योग करते नजर आए। सऊदी अरब में पहली बार योग का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और मुझे बताया गया है कि बहुत सारे आसनों का डेमोन्स्ट्रेशन तो महिलाओं ने किया। लद्दाख की ऊंची बर्फीली चोटियों पर भारत और चीन के सैनिकों ने एक साथ मिलकर के योगाभ्यास किया। योग सभी सीमाओं को तोड़कर जोड़ने का काम करता है। सैकड़ों देशों के हजारों उत्साही लोगों ने जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग या लिंग, हर प्रकार के भेद से परे जाकर इस अवसर को एक बहुत बड़ा उत्सव बना दिया। यदि दुनिया भर के लोग इतने उत्साहित होकर योग दिवस के कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे, तो भारत में इसका उत्साह अनेक गुना क्यों नहीं होगा। देश को गर्व होता है जब 125 करोड़ लोग देखते हैं कि हमारे देश के सुरक्षा बल के जवान जल, थल और नभ तीनों जगह योग का अभ्यास किया। कुछ वीर सैनिकों ने जहां पनडुब्बी में योग किया, वहीं कुछ सैनिकों ने सियाचिन के बर्फीले पहाड़ों पर योगाभ्यास किया। वायुसेना के हमारे योद्धाओं ने तो बीच आसमान में धरती से 15,000 फीट की ऊंचाई पर योगासन करके सबको स्तब्ध कर दिया। देखने वाला नजारा यह था कि उन्होंने हवा में तैरते हुए किया, न कि हवाई जहाज में बैठ करके। स्कूल हो, कॉलेज हो, दफ्तर हो, पार्क हो, ऊंची इमारत हो या खेल का मैदान हो, सभी जगह योगाभ्यास हुआ।
अहमदाबाद का एक दृश्य तो दिल को छूने वाला था। वहां पर लगभग 750 दिव्यांग भाई बहनों ने एक स्थान पर एक साथ इकट्ठे योगाभ्यास करके विश्व कीर्तिमान बना डाला। योग ने जाति, पंथ और भूगोल से परे जाकर विश्व भर के लोगों को एकजुट करने का काम किया है। वसुधैव कुटुंबकम के जिस भाव को हम सदियों से जीते आए हैं, हमारे ऋषि मुनि संत जिस पर हमेशा जोर देता है, योग ने उसे सही मायने में सिद्ध करके दिखाया है। मैं मानता हूं कि आज योग एक वेलनेस रिवॉल्यूशन का काम कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि योग से वेलनेस की जो एक मुहिम चली है वह और आगे बढ़ेगी। अधिक से अधिक लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, माईगोव और नरेंद्र मोदी ऐप पर कई लोगों ने मुझे लिखा है कि मैं इस बार की मन की बात में 1 जुलाई को आने वाले डॉक्टर्स डे के बारे में बात करूं। सही बात है, हम मुसीबत के समय ही डॉक्टर को याद करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा दिन है जब देश हमारे डॉक्टर्स की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता है और समाज के प्रति उनकी सेवा और समर्पण के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हम वो लोग हैं जो स्वभावतः माँ को भगवान के रूप में पूजते हैं, भगवान के बराबर मानते हैं, क्योंकि माँ हमें जीवन देती है। माँ हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। डॉक्टर की भूमिका केवल बीमारियों का इलाज करने तक सीमित नहीं है। अक्सर डॉक्टर परिवार के मित्र की तरह होते हैं, हमारे लाइफस्टाइल गाइड्स हैं। दे नॉट ओनली क्योर बट आल्सो हील। आज डॉक्टर्स के पास मेडिकल एक्सपर्टाइज तो होती ही है, साथ ही उनके पास जनरल लाइफस्टाइल ट्रेंड्स के बारे में, उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में गहरा अनुभव होता है। भारतीय डॉक्टरों ने अपनी क्षमता और कौशल से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। मेडिकल प्रोफेशन में महारत, हार्ड वर्किंग के साथ साथ हमारे डॉक्टर्स कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जाने जाते हैं। मन की बात के माध्यम से मैं सभी देशवासियों की तरफ से हमारे सभी डॉक्टर साथियों को आगामी 1 जुलाई को आने वाले डॉक्टर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम ऐसे भाग्यवान लोग हैं जिनका इस भारत भूमि में जन्म हुआ है। भारत का एक ऐसा समृद्ध इतिहास रहा है जब कोई ऐसा महीना नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें कोई न कोई ऐतिहासिक घटना न घटी हो। देखें तो भारत में हर जगह की अपनी एक विरासत है। वहां से जुड़ा कोई संत है, कोई महापुरुष है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है। सभी का अपना अपना योगदान है, अपना महात्म्य है। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र मिश्र बोल रहा हूँ। हमें ज्ञात हुआ है कि 28 जून को आप मगहर आ रहे हैं। मैं मगहर के ही बगल में एक छोटे से गांव टड़वा जो गोरखपुर में है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मगहर कबीर की समाधि स्थली है और कबीर को लोग यहाँ पे सामाजिक समरसता के लिए याद रखते हैं और कबीर के विचारों पर हर स्तर पर चर्चा होती है। आपकी कार्य योजना से इस दिशा में समाज के सभी स्तरों पर काफी प्रभाव होगा। आपसे प्रार्थना है कि कृपया भारत सरकार की जो कार्य योजना है उसके बारे में अवगत कराने की कृपा करें। आपके फोन कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही है कि मैं 28 तारीख को मगहर आ रहा हूँ। और वैसे भी जब मैं गुजरात में था, गुजरात का कबीरवड तो आप भली भांति जानते हैं। जब मैं वहाँ काम करता था तो मैंने एक संत कबीर की परंपरा से जुड़े लोगों का एक बड़ा एक राष्ट्रीय अधिवेशन भी किया था। आप लोग जानते हैं कबीरदास जी मगहर क्यों गए थे। उस समय एक धारणा थी कि मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वह स्वर्ग नहीं जाता। इसके उलट काशी में जो शरीर त्याग करता है वह स्वर्ग जाता है।
मगहर को अपवित्र माना जाता था, लेकिन संत कबीरदास इस पर विश्वास नहीं करते थे। अपने समय की ऐसी ही कुरीतियां और अंधविश्वासों को उन्होंने तोड़ने का काम किया और इसलिए वे मगहर गए और वहीं उन्होंने समाधि ली। संत कबीरदास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से सामाजिक समानता, शांति और भाईचारे पर बल दिया। यही उनके आदर्श थे। उनकी रचनाओं में हमें यही आदर्श देखने को मिलते हैं और आज के युग में भी वे उतने ही प्रेरक हैं। उनका एक दोहा है, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई वो काफिर बेपीर। मतलब सच्चा पीर संत वही है जो दूसरों की पीड़ा को जानता और समझता है। जो दूसरे के दुख को नहीं जानते वे निष्ठुर हैं। कबीरदास जी ने सामाजिक समरसता पर विशेष जोर दिया था। वे अपने समय से बहुत आगे सोचते थे। उस समय जब विश्व में अवनति और संघर्ष का दौर चल रहा था, उन्होंने शांति और सद्भाव का संदेश दिया और लोकमानस को एकजुट करके मतभेदों को दूर करने का काम किया। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे दया करे सब कोई। एक अन्य दोहे में कबीर लिखते हैं, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और लोगों से अपील की, वे धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोगों को ज्ञान के आधार पर माने, उनका सम्मान करें। उनकी बातें आज सदियों बाद भी उतनी ही प्रभावी है। अभी जब हम संत कबीरदास जी के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे उनका एक दोहा याद आता है, जिसमें वो कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसी होती है ये गुरु की महानता। और ऐसे ही एक गुरु हैं जगत गुरु गुरु नानक देव, जिन्होंने कोटि कोटि लोगों को सन्मार्ग दिखाया, सदियों से प्रेरणा देते रहे। गुरु नानक देव ने समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और पूरे मानव जाति को एक मानते हुए उन्हें गले लगाने की शिक्षा दी। गुरु नानक देव कहते थे, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा ही भगवान की सेवा है। वे जहां भी गए उन्होंने समाज की भलाई के लिए कई पहल की। सामाजिक भेदभाव से मुक्त रसोई की व्यवस्था, जहां हर जाति, पंथ, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति आकर खाना खा सकता था। गुरु नानक देव ने ही तो इस लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। 2019 में गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष मनाया जाएगा। मैं चाहता हूं हम सब लोग उत्साह और उमंग के साथ इससे जुड़े। आप लोगों से भी मेरा आग्रह है, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर पूरे समाज में और विश्व भर में इसे कैसे मनाया जाए, नए नए आइडियाज क्या हो, नए नए सुझाव क्या हो, नई नई कल्पनाएं क्या हो, उस पर हम सोचें, तैयारियां करें और बड़े गौरव के साथ उसको हम सब इस प्रकाश पर्व को प्रेरणा पर्व भी बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की आजादी का संघर्ष बहुत लंबा है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है, अनगिनत शहादतों से भरा हुआ है। पंजाब से जुड़ा एक और इतिहास है। 2019 में जलियांवाला बाग की उस भयावह घटना के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं, जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया था। 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन कौन भूल सकता है, जब पावर का दुरुपयोग करते हुए क्रूरता की सारी हदें पार कर
निर्दोष, निहत थे और मासूम लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। इस घटना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसे हम कैसे स्मरण करें? हम सब इस पर सोच सकते हैं, लेकिन इस घटना ने जो अमर संदेश दिया उसे हम हमेशा याद रखें कि हिंसा और क्रूरता से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। जीत हमेशा शांति और अहिंसा की होती है, त्याग और बलिदान की होती है। मेरे प्यारे देशवासियों, दिल्ली के रोहिणी के श्रीमान रमण कुमार ने नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर लिखा है कि आने वाली 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है और वे चाहते हैं इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में देशवासियों से बात करूं। रमण जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के इतिहास में आपकी रुचि देखकर काफी अच्छा लगा। आप जानते हैं, कल ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि थी, 23 जून को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कई क्षेत्रों से जुड़े रहे, लेकिन जो क्षेत्र उनके सबसे करीब रहे वे थे एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत कम लोगों को पता होगा कि वे कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर थे। जब वे वाइस चांसलर बने थे तब उनकी उम्र मात्र 33 वर्ष थी। बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि 1937 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निमंत्रण पर श्री गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता विश्वविद्यालय में कॉन्वोकेशन को बांग्ला भाषा में संबोधित किया था। यह पहला अवसर था जब अंग्रेजों की सल्तनत थी और कोलकाता विश्वविद्यालय में किसी ने बांग्ला भाषा में कॉन्वोकेशन को संबोधित किया था। 1947 से 1950 तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के पहले उद्योग मंत्री रहे और एक अर्थ में कहें तो उन्होंने भारत का औद्योगिक विकास का मजबूत शिलान्यास किया था, मजबूत बेस तैयार किया था, एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया था। 1948 में आई स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति उनके आइडियाज और विजन की छाप लेकर के आई थी। डॉक्टर मुखर्जी का सपना था भारत हर क्षेत्र में औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर हो, कुशल और समृद्ध हो। वे चाहते थे कि भारत बड़े उद्योगों को डेवलप करे और साथ ही एमएसएमईज, हथकरघा, वस्त्र और कुटीर उद्योग पर भी पूरा ध्यान दे। कुटीर और लघु उद्योगों के समुचित विकास के लिए उन्हें फाइनेंस और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप मिले। इसके लिए 1948 से 1950 के बीच ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड्स, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की स्थापना की गई थी। डॉक्टर मुखर्जी का भारत के रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण पर भी विशेष जोर था। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री, सिंदरी का खाद कारखाना और दामोदर घाटी निगम, ये 4 सबसे सफल और बड़े प्रोजेक्ट और दूसरे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की स्थापना में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान था। पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर वे काफी पैशनेट थे। उनकी समझ, विवेक और सक्रियता का ही परिणाम है कि बंगाल का एक हिस्सा बचाया जा सका और वह आज भी भारत का हिस्सा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह थी भारत की अखंडता और एकता, और इसी के लिए 52 साल की कम उम्र में ही उन्होंने अपनी जान भी गंवानी पड़ी। आइए हम हमेशा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एकता के संदेश को याद रखें, सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ भारत की प्रगति के लिए जी जान से जुटे रहें। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ सप्ताह में मुझे वीडियो कॉल के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करने का अवसर मिला।
फाइलों से परे जाकर लोगों की लाइफ में जो बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में सीधा उन्हीं से जानने का अवसर मिला। लोगों ने अपने संकल्प, अपने सुख दुख, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया। मैं मानता हूं कि मेरे लिए यह महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक अलग तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस था। और इस दौरान लोगों के चेहरे पर जो खुशियां देखने को मिली, उससे बड़ा संतोष का पल किसी के भी जिंदगी में क्या हो सकता है। जब एक सामान्य मानवी की कहानियां सुनता था, उनके भोले भाले शब्द, अपने अनुभव की कथा वो जो कह रहे थे, दिल को छू जाती थी। दूर सुदूर गांवों में बेटियां कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से गांव के बुजुर्गों की पेंशन से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक की सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। जब छत्तीसगढ़ की कोई बहन सीताफल को कलेक्ट कर उसकी आइसक्रीम बनाकर व्यवसाय करती हो, झारखंड में अंजन प्रकाश की तरह देश के लाखों युवा जन औषधि केंद्र चलाने के साथ साथ आसपास के गांवों में जाकर सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवा रहे हो, वहीं पश्चिम बंगाल का कोई नौजवान 2-3 साल पहले नौकरी ढूंढ रहा हो और अब वह केवल अपना सफल व्यवसाय कर रहा, इतना ही नहीं 10-15 लोगों को और नौकरी भी दे रहा हो। इधर तमिलनाडु, पंजाब, गोवा के स्कूल के छात्र अपनी छोटी उम्र में स्कूल की टिंकरिंग लैब में वेस्ट मैनेजमेंट जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर काम कर रहे हो। न जाने कितनी कितनी कहानियां थी। देश का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां लोगों को अपनी सफलता की बात कहनी ना हो। मुझे खुशी इस बात की है कि इस पूरे कार्यक्रम में सरकार की सफलता से ज्यादा सामान्य मानवी की सफलता की बातें, देश की शक्ति, नए भारत के सपनों की शक्ति, नए भारत के संकल्प की शक्ति, इसे मैं अनुभव कर रहा था। समाज में कुछ लोग होते हैं, वे जब तक निराशा की बातें न करें, हताशा की बातें न करें, अविश्वास पैदा करने का प्रयास न करें, जोड़ने के बजाय तोड़ने के रास्ते न खोजें, तब तक उनको चैन नहीं होता है। ऐसे वातावरण में सामान्य मानवी जब नई आशा, नया उमंग और अपने जीवन में घटी घटनाओं की बात लेकर के आता है, तो वो सरकार का श्रेय नहीं होता है। दूर सुदूर एक छोटे से गांव की छोटी सी बालिका की घटना भी 125 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। मेरे लिए टेक्नोलॉजी की मदद से, वीडियो ब्रिज के माध्यम से लाभार्थियों के साथ समय बिताने का ये पल बहुत ही सुखद, बहुत ही प्रेरक रहा है। और इससे कार्य करने का संतोष तो मिलता ही है, लेकिन और अधिक काम करने का उत्साह भी मिलता है। गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जिंदगी खपाने का एक और नया आनंद, एक और नया उत्साह, एक और नई प्रेरणा प्राप्त होती है। मैं देशवासियों का बहुत आभारी हूँ। 40-40, 50-50 लाख लोग इस वीडियो ब्रिज के कार्यक्रम में जुटे और मुझे नई ताकत देने का काम आपने किया। मैं फिर एक बार आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा अनुभव करता हूँ, अगर हम हमारे आसपास देखें तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अच्छा होता है, अच्छा करने वाले लोग होते हैं, अच्छाई की सुगंध हम भी अनुभव कर सकते हैं। पिछले दिनों एक बात मेरी ध्यान में आई और ये बड़ा अनोखा कॉम्बिनेशन है। इसमें एक तरफ जहां प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ खेत में काम करने वाले, खेती से जुड़े हमारे किसान भाई बहन हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो दो बिल्कुल अलग अलग व्यवसाय हैं, इनका क्या संबंध? लेकिन ऐसा है, बेंगलुरु में कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, आईटी इंजीनियर्स साथ आए। उन्होंने मिलकर के एक सहज समृद्धि ट्रस्ट बनाया और उन्होंने किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए
इस ट्रस्ट को एक्टिवेट किया, किसानों से जुड़ते गए, योजनाएं बनाते गए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सफल प्रयास करते रहे। खेती के नए गुण सिखाने के साथ साथ जैविक खेती कैसे की जाए, खेतों में एक फसल के साथ साथ और भी फसल कैसे उगाए जाए, ये ट्रस्ट के द्वारा, इन प्रोफेशनल इंजीनियर टेक्नोक्रेट के द्वारा किसानों को ट्रेनिंग दी जाने लगी। पहले जो किसान अपने खेतों में एक ही फसल पर निर्भर हुआ करते थे, उपज भी अच्छी नहीं होती थी और मुनाफा भी ज्यादा नहीं होता था। आज वे न केवल सब्जियां उगा रहे हैं और बल्कि अपनी सब्जियों की मार्केटिंग भी ट्रस्ट के माध्यम से करके अच्छे दाम पा रहे हैं। अनाज उत्पादन करने वाले किसान भी इससे जुड़े हुए हैं। एक तरफ फसल के उत्पाद से लेकर के मार्केटिंग तक पूरे चेन में किसानों की एक प्रमुख भूमिका है, तो दूसरी तरफ मुनाफे में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित, उनका हक सुनिश्चित करने का प्रयास है। फसल अच्छी हो, उसके लिए अच्छी नस्ल की बीजें हो, इसके लिए एक अलग सीड बैंक बनाया गया है। महिलाएं इस सीड बैंक का कामकाज देखती हैं, महिलाओं को भी जोड़ा गया है। मैं इन युवाओं को इस अभिनव प्रयोग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे खुशी है कि प्रोफेशनल्स, टेक्नोक्रेट, इंजीनियरिंग की दुनिया से जुड़े इन नौजवानों ने अपने दायरे से बाहर निकल करके किसान के साथ जुड़ना, गांव के साथ जुड़ना, खेत और खलियान के साथ जुड़ने का जो रास्ता अपनाया है। मैं फिर एक बार मेरे देश की युवा पीढ़ी को उनके इस अभिनव प्रयोगों को, कुछ जो शायद मैंने जाना होगा, कुछ नहीं जाना होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ पता नहीं होगा, लेकिन निरंतर कोटि-कोटि लोग कुछ न कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। मेरे प्यारे देशवासियों, जीएसटी को 1 साल पूरा होने वाला है। वन नेशन वन टैक्स देश के लोगों का सपना था, वो आज हकीकत में बदल चुका है। वन नेशन वन टैक्स रिफॉर्म, इसके लिए अगर मुझे सबसे ज्यादा किसी को क्रेडिट देनी है तो मैं राज्यों को क्रेडिट देता हूं। जीएसटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां सभी राज्यों ने मिलकर देश हित में फैसला लिया और तब जाकर देश में इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म लागू हो सका। अब तक जीएसटी काउंसिल की 27 मीटिंग्स हुई हैं और हम सब गर्व कर सकते हैं कि भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारधारा के लोग वहां बैठते हैं, भिन्न भिन्न राज्यों के लोग बैठते हैं, अलग अलग प्रायोरिटी वाले राज्य होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीएसटी काउंसिल में अब तक जितने भी निर्णय किए गए हैं वे सारे के सारे सर्वसहमति से किए गए हैं। जीएसटी से पहले देश में 17 अलग अलग प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, लेकिन इस व्यवस्था में अब सिर्फ एक ही टैक्स पूरे देश में लागू है। जीएसटी ईमानदारी की जीत है और ईमानदारी का एक उत्सव भी है। पहले देश में काफी बार टैक्स के मामले में इंस्पेक्टर राज की शिकायतें आती रहती थी। जीएसटी में इंस्पेक्टर की जगह आईटी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ले ली है। रिटर्न से लेकर रिफंड तक सब कुछ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। जीएसटी के आने से चेकपोस्ट खत्म हो गई और माल सामानों की आवाजाही तेज हो गई, जिससे न सिर्फ समय बच रहा है बल्कि लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी इसका काफी लाभ मिल रहा है। जीएसटी शायद दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म होगा। भारत में इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म सफल इसलिए हो पाया क्योंकि देश के लोगों ने इसे अपनाया और जनशक्ति के द्वारा ही जीएसटी की सफलता सुनिश्चित हो सकी। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि इतना बड़ा रिफॉर्म, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इसको पूर्ण रूप से
स्थिर होने में 5 से 7 साल का समय लगता है, लेकिन देश के ईमानदार लोगों का उत्साह, देश की ईमानदारी का उत्सव, जनशक्ति की भागीदारी का नतीजा है कि 1 साल के भीतर बहुतेक मात्रा में ये नई कर प्रणाली अपनी जगह बना चुकी है, स्थिरता प्राप्त कर चुकी है और आवश्यकता के अनुसार अपनी इनबिल्ट व्यवस्था के द्वारा वो सुधार भी करती रहती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता 125 करोड़ देशवासियों ने अर्जित की है। मेरे प्यारे देशवासियों, फिर एक बार मन की बात को आज पूर्ण करते हुए अगले मन की बात का इंतजार कर रहा हूं। आपसे मिलने का, आपसे बातें करने का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।